हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज अपने जो टॉपिक है और टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। देखो, राजस्थान के जो दुर्ग है अपन सारे दुर्ग इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले वैसे दुर्गों का वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन राजस्थान के सारे दुर्ग होने के बाद में अपन राजस्थान के जो दुर्गों का वर्गीकरण है, कौन सा दुर्ग अपने गिरि श्रेणी के अंतर्गत आता है, कौन सा हिरण के अंतर्गत आता है, वो सारे अपन चर्चा लास्ट के अंतर्गत करेंगे। तो देखो, आज जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंतर्गत जो अपन का जो दुर्ग लेना है, पहला जो किला है अपना वो दुर्ग है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ना है आज। तो यहाँ आप देखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत क्या है। इसके पहले अपन चर्चा की बात करें इनके अंतर्गत है तो चित्तौड़गढ़ किले के देखो सबसे पहले की अगर बात करें तो निर्माण, इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण किसने कराया, कैसे हुआ, इसके अंतर्गत है। तो यहाँ आप देखिए एक नदी है जिसका नाम है बेड़च नदी, जो बनास की सहायक नदी है। उद्गम इनका गोगंदा की पहाड़ियों से होता है। पहले यह आहड़ नदी के नाम से जानी जाती, उदय सागर झील के बाद में इसका नाम बेड़च हो जाता है। तो और आगे जाके बनास के अंतर्गत जाके मिलती है। इस बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी जो रतलाम एमपी से आती है और राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़ में बहते हुए बेड़च में आकर मिल जाती है चित्तौड़ के अंतर्गत। इन नदियों के संगम पर यहाँ पर स्थित एक पठार है जिसका नाम है मैसा का पठार। और इस मैसा के पठार पर चित्रांग मौर्य ने, शब्द देखो, चित्रांग मौर्य ने 8वीं सदी में दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चित्रांग मौर्य ने 8वीं सदी के अंतर्गत इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, अर्थात गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित मैसा का पठार है जिस पर इस किले का निर्माण होता है। तो ये निर्माण की बात है जो ध्यान रखिए। आगे देखो आप, इस किले के अंतर्गत अगर अगली बात करें, इसका आधुनिक जो इस किले का जो निर्माता है वो निर्माता है महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा जो इसका आधुनिक निर्माता है वो आधुनिक निर्माता किसके अनुसार है, तो ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है, श्यामलदास। और श्यामलदास के अनुसार श्यामलदास है, इस श्यामलदास के अनुसार इस किले का जो आधुनिक निर्माता है वो आधुनिक निर्माता कौन है, तो वो है अपने महाराणा कुंभा है। ये इसका प्रश्न भी एग्जाम में बनकर आ सकता है, ध्यान रखिए। अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले आप, क्योंकि इस चैनल पर अपने पूरा का पूरा राजस्थान जीके आपको मिलेगा। लाइव क्लासेज भी आने वाली जल्दी। तो वीर विनोद ग्रंथ श्यामलदास द्वारा रचित है, ध्यान रखिए। आगे देखिए इस किले के उपनाम क्या है। उपनाम की बात करें इसके अंतर्गत तो उपनाम में नंबर 1 तो हो गया। अगर बात इसके अंतर्गत देखो, राजस्थान में जितने भी किले हैं जिसके अंतर्गत एक कहावत भी कहा गई है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया, अर्थात सारे किलों का ये एक मुख्य किला है। तो इसका पहले ही उपनाम हो गया, इसे कहते हैं दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर। फिर इसका दूसरा उपनाम हो जाता है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव अगर कृषि से पूछे तो बाजरा है, और दुर्ग से पूछे तो कौन सा हो जाता है, चित्तौड़गढ़ है, जिसे राजस्थान के गौरव के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला इसका उपनाम है तो देखो, ये दिशाओं के हिसाब से देखें तो दक्षिणी पूर्वी का प्रवेश द्वार जो है वो किस किले को कहा जाता है,
चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी दिशा में जो प्रवेश होता है वो चित्तौड़गढ़ किले में होता था उस टाइम हिस्ट्री में, तो इसे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दक्षिणी पूर्वी दिशा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, या आप इसी को कह सकते हो मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार। मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार किस भी संज्ञा इसको आप दे सकते हो। तो ये देखो 4 इसके प्रमुख उपनाम बनते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। आगे बात करें इसके अंतर्गत, तो चित्तौड़गढ़ किला राज्य का एकमात्र किला, 2 लाइनों में आप समझ लें, एकमात्र किला जिसमें क्या होती है, खेती होती है। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जिसके अंतर्गत खेती होती है। और दूसरा बात इसके अंतर्गत करें तो ये एक आवासीय किला भी है। आवासीय किला भी है और आवासीय किला है, तो देखो आप राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, राजस्थान का जो प्रथम लिविंग फोर्ट जो किला है वो कौन सा आ रहा है, चित्तौड़गढ़ आ रहा है। राजस्थान का आवासीय किला भी है, एकमात्र किला है जिसके अंतर्गत खेती होती है, तो ये इसकी विशेषता प्रमुख रूप से बनती है। अब यहाँ आप देखिए इस किले के अंतर्गत प्रमुख जो स्थल है वो कौन कौन से इनके अंतर्गत है। तो यहाँ पे आप प्रमुख स्थल देखिए, दुर्ग के अंतर्गत प्रमुख दुर्ग की बात करें, चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख स्थल की बात करें तो देखिए आप, ये आपका चित्तौड़गढ़ किला का परकोटा है। इसके अंतर्गत मंदिरों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे किले के अंतर्गत 3-4 मंदिर जो प्रमुख है एग्जाम के हिसाब से, जिसके अंतर्गत देखो नंबर 1 अगर मंदिर की बात करें तो सतबीस देवरी जैन मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत है। इसके बाद की बात करें तो देखो कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आ रहा है। इसके बाद बात करें तो मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का जो मंदिर है ये भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। कालिका माता गोयल वंश के जो आराध्य देवी थे वो देवी कौन से थे, तो कालिका माता थे, ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ पे एक मंदिर और भी प्रसिद्ध है, जैसे कुमशाम का मंदिर। कुमशाम का जो मंदिर है ये मंदिर भी किस किले के अंतर्गत बन रखा है, चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत बन रखा है। और एक मंदिर और भी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे एक मंदिर और आता है जिसका जो नाम है तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी जो माता थी ये शिवाजी की आराध्य देवी है, तो तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है वो मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बना हुआ है, ध्यान रखिए। तो चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत वैसे 5 मंदिर प्रसिद्ध है। 5 मंदिरों के अंतर्गत नंबर 1 सतबीस देवरी जैन मंदिर, कालिका माता का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, कुमशाम जी का मंदिर और तुलजा भवानी का मंदिर। इसके बाद में यहाँ पे 2-3 छत्रियाँ भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे मीराबाई के जो गुरुजी थे जिसका नाम था संत रैदास, तो यहाँ कुछ छत्रियाँ भी जो बन रखी है और उन छत्रियों के अंतर्गत नंबर 1 तो यहाँ देखें संत रैदास की छत्री। और ये संत रैदास था, ये मीराबाई का क्या था, गुरु था। और संत रैदास जी के गुरु कौन थे, तो कबीर जी थे। तो संत रैदास की छत्री चित्तौड़गढ़ किले में बन रखी। और एक छत्री और बन रखी है जिसे अपन कहते हैं राजस्थान में 4 हाथों का देवता, यानी 4 हाथों वाला देवता जो कहा जाता है, और वो देवता किसे कहते हैं, कल्लाजी राठौड़। तो एक छत्री और है यहाँ पे, कल्लाजी राठौड़ की छत्री।
कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है, ये छतरी भी चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत बनी हुई है। और कल्लाजी राठौड़ को ही अपन राजस्थान में 4 हाथ वाले देवताओं की संज्ञा जो देते हैं वो कल्लाजी राठौड़ को देते, ध्यान रखें। तो प्रमुख स्थल में देखो, वैसे तो स्थल बहुत ज़्यादा है, चित्तौड़गढ़ किला है, हर स्थल के अपन चर्चा नहीं करते, टाइम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ आप देखो जो एग्जाम पॉइंट से जो आईएमपी है उन्हीं पर अपन चर्चा करें। तो कम से कम ये 7 स्थल जिनको आप याद रखें, 5 मंदिर और 2 यहाँ पे छतरियाँ है। उसके बाद में रानी पद्मावती थी वहाँ से, तो पद्म तालाब भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप वो भी ध्यान रखिए। तालाब में प्रश्न आए तो पद्म तालाब या पद्मनी का कुंड जो है वो चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत बना हुआ है, ध्यान रखें। अब देखो 2 स्थल यहाँ पे प्रसिद्ध इमारतें हैं, एक विजय स्तंभ और एक है कीर्ति स्तंभ, तो उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत 2 और स्थल है, दो और स्थल के अंतर्गत एक आपकी जो इमारत हो गई वो हो गई विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। एक आपकी जो इमारत है वो इमारत हो गई कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, दोनों चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत बन रखी है। अब यहां पे आप बात करो, देखो ये 9 मंजिला है, ये जो इमारत है ये इमारत कितनी मंजिला है? 9 मंजिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंजिला जो विजय स्तंभ इमारत है और 7 मंजिला है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 7 मंजिला है, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 9 मंजिला है। तो ये भी आप इसके अंतर्गत ध्यान रखें। अब बात करें इनके अंतर्गत, देखो इसके अगर निर्माण की अगर बात कर दे यहाँ पे कि इसका जो निर्माण कराया था वो निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण कराने वाला शासक था कुंभा, यानी महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। ये निर्माण जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ? तो 1439 से 48 के मध्य होता है। और किस उपलक्ष्य में होता है ये? तो इसका उपलक्ष्य है सारंगपुर का युद्ध, विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर का युद्ध जो ये 1437 ईस्वी के अंतर्गत होता है, आपको पता है। और 1437 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध हुआ। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी यानी माला प्रदेश के जो शासक थे महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध जीत उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ इमारत का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण 1439 से 48 के मध्य होता है। और ध्यान रखें इस विजय स्तंभ के आपसे पूछे जा सकते हैं वास्तुकार, यानी ये विजय स्तंभ है, इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार वैसे एक वास्तुकार जो मुख्य बनता है, इसके बाद तो इसके वास्तुकार अन्य और भी है। तो एक जो मुख्य वास्तुकार है जिसका नाम है जेता, जेता है। और जेता के बाद इनके 3 वास्तुकार है, जैसे इसका नापा भी है, पोमा भी है और पुंजा भी है। नापा, पोमा, पुंजा, लेकिन मुख्य जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है? जेता इसके वास्तुकार है विजय स्तंभ इमारत के, ध्यान रखें। अब देखो इनमें से प्रश्न की बात करें, अगर इनकी ऊंचाई की बात करें तो इस विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 122 फीट, 7 मंजिला है और 157 इसके अंतर्गत सीढ़ियाँ है। 157 तो इनके अंतर्गत सीढ़ियाँ है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत इसकी जो ऊंचाई है वो वर्तमान में इसकी ऊंचाई 120 फीट है। वर्तमान में जो इस विजय स्तंभ की ऊंचाई है वो 120 फीट है, क्योंकि इस विजय स्तंभ का पुनः निर्माण की अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका पुनः निर्माण किसने कराया, तो कराया था महाराणा स्वरूप सिंह। बताया ऐसा जाता
बिजली गिरने से ऊपर वाली बिल्डिंग, ऊपर वाली मंजिल को नुकसान हुआ, उसको वापस बनाया महाराणा स्वरूप सिंह ने, लेकिन इसकी ऊंचाई कम हो गई, 122 फीट से 120 फीट रह गई। वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई है वह 120 फीट है, ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा जो IMP इसके प्रश्न है वो प्रश्न इनके उपनाम, एग्जाम इनके उपनाम पूछे जाते, या फिर ये इमारत किसको समर्पित है ये भी एग्जाम पूछा जाता, या इसके बारे में जो कथन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये अगर बात करें कि ये इमारत किसको समर्पित है, समर्पित की बात करें तो ये इमारत है भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को जो समर्पित इमारत है वह कौन सी है, विजय स्तंभ। फिर इस विजय स्तंभ के उपनाम, उपनाम में अगर बात करें इसके अंतर्गत है तो सबसे पहला उपनाम है विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर किसे कहते हैं, तो विजय स्तंभ को ही कहते हैं, ध्यान रखना, विक्ट्री टावर के नाम से पुकारा जाता है। फिर इसका उपनाम है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसका उपनाम है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश जो कहा जाता है वो किस इमारत को कहा जाता है, तो वो विजय स्तंभ इमारत को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला की कला का विश्वकोश, या आप इसको कह सकते हैं मूर्तियों का अजायब घर, आप ये भी लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर जो कहा जाता है वो किस इमारत को कहा जाता है, तो वो विजय स्तंभ को इमारत को कहा जाता है, ध्यान रखें। अब यहाँ देखो इसके अंतर्गत है और इससे क्या प्रश्न बनते हैं, तो इस विजय स्तंभ के बारे में कुछ कथन है और वो कथन आपको ध्यान रखना। नंबर 1 कथन और 2 कथन। देखो, एक कथन तो इनका कि ये इमारत ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है, ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। ये जो कहने वाला जो व्यक्ति था जिसका जो नाम आता है वो नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड, यानी घोड़े वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड, इस कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ इमारत के बारे में कहा ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत की जो संज्ञा दी थी वो देने वाला व्यक्ति कौन था, कर्नल जेम्स टॉड। एक और इसके बारे में कथन है, यानी कथन तो नहीं कह सकते, इसकी तुलना करें, यानी इसकी तुलना कर रखे थे रोम के टार्जन से, रोम के टार्जन से, रोम के टार्जन से जो इसकी तुलना की, वो तुलना करने वाला जो अंग्रेज था जिसका नाम था फर्ग्यूसन। आप ध्यान रखें, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्ग्यूसन ने इसकी जो तुलना की थी वो तुलना रोम के टार्जन से की थी विजय स्तंभ के। तो 2 चीज़ें इसमें कथन से संबंधित है, एक तो तुलना है और एक कथन। एक आप याद रखें कर्नल जेम्स टॉड और एक आप याद रखें फर्ग्यूसन। उसके बाद इस इमारत से और भी प्रश्न बन रहे हैं, और प्रश्न कैसे बन रहे हैं इनके अंतर्गत है, तो राजस्थान की प्रथम इमारत है, मैं यहाँ लिख रहा, आप देखिए, राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 1949 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ। 1949 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम इमारत है जिसके ऊपर क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। और एक तारीख आप और ध्यान रखिए, और वो तारीख याद रखनी है आपको 2002। और 2002 से क्या प्रश्न है, तो 2002 ईस्वी में इस विजय स्तंभ को राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह जो घोषित किया वो किस इमारत को किया, तो विजय स्तंभ को घोषित किया था, ध्यान रखें।
तो आप ध्यान रखिए विजय स्तंभ से प्रशासन के अंतर्गत निर्माण इसका महाराणा कुंभा ने कराया था। सारंगपुर जीत उपलक्ष्य में कराया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ महाराणा कुंभा या महमूद खिलजी के मध्य। इसके वास्तुकार है जेता, नापा, पौमा और पुंजा। पुणे निर्माण इसका महाराणा स्वरूप सिंह करवाता है। ये जो इमारत समर्पित है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। उपनाम इसके विक्ट्री टावर है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है या मूर्तियों का अजायब भी कहा जाता है। ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। कर्नल जेम्स टॉड और इसी इमारत की रोम के टार्जन से तुलना की थी, वो कौन था? फर्ग्यूसन था। ये इमारत 9 मंजिला है। प्रारंभ में इसकी ऊंचाई 122 फीट थी, वर्तमान में इसकी ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 157 सीढ़ियां है। 1949 ईस्वी में इसमें डाक टिकट जारी हुआ और 2002 में राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इसे प्रतीक चिन्ह घोषित किया था, ध्यान रखें। और इसके आपको ध्यान रखना, तीसरी इमारत भी इसमें से प्रश्न बनता है। तीसरी इमारत पर यह माना जाता है कि इस तीसरी इमारत पर 9 बार अल्लाह शब्द लिख रखा है। जो विजय स्तंभ की जो ये तीसरी इमारत है, इस पर 9 बार अल्लाह शब्द प्रयुक्त भी हो रखा है, तो ये आप ध्यान रखें। अब बात करें अपन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ से जो प्रश्न बनते हैं, पहले तो देखो ये 7 मंजिला है और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आती है 75 फीट। इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है? 75 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका जो निर्माण हुआ, कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण हुआ, वो निर्माण हुआ महाराणा कुंभा के काल में। ये इसका जो निर्माण हुआ वो महाराणा कुंभा के काल में हुआ, लेकिन इसका जो निर्माण कराने वाला व्यक्ति था वो था जैन व्यापारी बघेरवाल, जो नाम था, इसने इसका निर्माण कराया था, जैन व्यापारी। अर्थात जो ये इमारत है वो समर्पित किसको है? तो ये समर्पित है भगवान आदिनाथ को। भगवान आदिनाथ को समर्पित है और ये इमारत भगवान विष्णु को समर्पित है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो भगवान आदिनाथ को समर्पित इमारत कौन सी है? तो कीर्ति स्तंभ है। और भगवान विष्णु को समर्पित इमारत कौन सी है? तो विजय स्तंभ है, ध्यान रखें। तो ये इसका निर्माण ध्यान रखें। और जैन व्यापारी बघेरवाल, इनका ध्यान रखें। 7 मंजिला है, 75 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। फिर भी इनमें से देखो यहाँ इस कीर्ति स्तंभ पर कीर्ति प्रशस्ति भी लिखी हुई है। कीर्ति प्रशस्ति भी लिख रखी है। और कीर्ति प्रशस्ति को जो लिखाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? कुंभा था। लेकिन इसका जो लेखक है वो लेखक कौन है? तो इसके लेखक अत्रि है। कीर्ति प्रशस्ति के जो लेखक अगर आपसे पूछे तो लेखक कौन हो जाता है? अत्रि हो जाता है। और कीर्ति प्रशस्ति की अगर भाषा पूछे इनके अंतर्गत कि इस प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो इस प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत भाषा। इस प्रशस्ति की अगर आपसे भाषा पूछे तो संस्कृत भाषा है। और ध्यान रखना, इस प्रशस्ति के अंतर्गत राणा हमीरदेव कह सकते हैं आप। वैसे हमीरदेव सिसोदिया है, ये राणा शब्द नहीं लगता है, लेकिन मेवाड़ से है, तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमीरदेव चौहान नामक भी शासक बनता है, इसलिए आप ये ध्यान रख लेना। बाकी आप हमीरदेव सिसोदिया ही याद रखिए, इसका नाम है हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया को इस कीर्ति प्रशस्ति के अंतर्गत इसे विषम घाटी पंचानन का, और हिस्ट्री में हमीरदेव सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। यही मेवाड़ का उद्धारक जो हमीरदेव सिसोदिया है, इसको कीर्ति प्रशस्ति के अंतर्गत विषम घाटी पंचानन भी कहा गया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत 2 स्थल और प्रसिद्ध है, एक कीर्ति स्तंभ में और एक विजय स्तंभ में। तो विजय स्तंभ के क्वेश्चन ज़्यादा है, कीर्ति प्रशस्ति के क्वेश्चन थोड़े कम है। अब यहाँ देखिए चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत 3 शाखा हुए, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते, कब हुए और राजा उस समय कौन था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साथ साथ में लिख सकते हो, ध्यान रखें। चित्तौड़गढ़ किला है, बड़ा किला, इसलिए इसका जो समय है, वीडियो है, थोड़ा बड़ा बन रहा है। बाकी जो किले हैं इनकी छोटी वीडियो बनेगी, ध्यान रखें।
देखो चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत जो शाखा हुए वो शाखे कितने हुए, 3 हुए, और तीनों आपको ध्यान रखने हैं। शाखा संख्या कितनी है, 3। नंबर 1, 2 और 3। पहला शाखा यहाँ पे हुआ 1303 ईस्वी के अंतर्गत। दूसरा शाखा यहाँ पे हुआ था 1534 ईस्वी में, और आखिरी जो शाखा हुआ वो 1568 ईस्वी में। यानी 3 यहाँ पे शाखे हुए, 1303, 1534 और 1568 ईस्वी के अंतर्गत ये होते हैं। तो समय कम लेते हुए देखो, जब ये यहाँ शाखा हुआ उस टाइम में यहाँ शासक कौन था, तो शासक जिसका नाम आता है रतन सिंह। यहाँ का जो शासक था वो शासक कौन था, रतन सिंह। और आक्रमण किसने किया, तो आक्रमण देखो, इनकी जो आक्रमण की स्टोरी है, ये सब जो स्टोरी है ये पढ़ाएंगे अपन। मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी अपन पढ़ेंगे, तो उनके वहाँ अपन स्टोरी करेंगे। अभी केवल शाखा में आपको जो रटने लायक है, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो याद रखें। तो आक्रमण किया था दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 ईस्वी के अंतर्गत। और जो जौहर करने वाली जो रानी थी जिसका नाम आता है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी जो राव रतन सिंह की पत्नी थी, जिसने लगभग 1600 महिलाओं के साथ इन्होंने जौहर किया था। तो ये चित्तौड़ का पहला शाखा, और इसे ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा की भी उपमा दे। और राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर किले में हुआ सन 1301 ईस्वी के अंतर्गत। वो जल जौहर की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। तो अपन रणथंभौर किला पढ़ेंगे तब भी उनकी अपन बात करेंगे। दूसरा शाखा यहाँ पे देखो 1534 में हुआ। उस समय यहाँ का जो शासक था, उस शासक का नाम आता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यहाँ का शासक था। और यहाँ पे जो आक्रमण किया था वो गुजरात के शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात का जो शासक था जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह। और यहाँ पे जो आप ये जौहर होता है, वो जौहर करने वाली जो रानी है जिसका नाम है हाड़ा रानी कर्मावती। हाड़ा रानी कर्मावती ये वही रानी है कि जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के ऊपर, तो इन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं से राखी भेजकर जो सहयोग मांगा था, लेकिन हुमायूं सहयोग नहीं कर पाया था। राजस्थान के इतिहास में से इसके प्रश्न जो आ सकता है वो ध्यान रखना। राजस्थान के इतिहास में अधिकतर जो शाखे हुए, अधिकतर क्या लगभग सारे जो शाखे हुए, उसमें राजा की पत्नी के नेतृत्व में जोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे राजा यानी विक्रमादित्य की माता है हाड़ा रानी कर्मावती। हाड़ा रानी कर्मावती है जो इस विक्रमादित्य की माता है। तो यहाँ पे माता के नेतृत्व में यानी माँ के नेतृत्व के अंदर शाखा हुआ। ये हुआ था 1534 में। और यह जो होता है आक्रमण करने वाला जो है वो कौन है, बहादुर शाह है। मेवाड़ की सेना का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया था देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह ने किया था। ध्यान रखें, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह ने किया था जब चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ उस समय। अब बात करें 1568 ईस्वी के अंदर दूसरा शाखा, ये तीसरा शाखा हुआ। उस समय यहाँ का जो शासक था वो शासक कौन था, तो महाराणा उदय सिंह। यहाँ का जो शासक था जिसका नाम क्या था, महाराणा उदय सिंह शासक आता। और आक्रमण करने वाला जो शासक है, वो आक्रमण किसने किया, तो ये आक्रमण किया था अकबर ने। मुगल शासक यानी सम्राट अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। महाराणा उदय सिंह ने, ध्यान रखना, चित्तौड़ का कार्यभार जेमल और फत्ता को देके गया। जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया विक्रमादित्य का पुत्र था और जेमल राठौड़
ये ध्यान रखना, जयमल राठौड़ मेड़ता से जो उदय सिंह ने इसको शरण दी थी, तो जयमल और फतेह सिसोदिया को इन्होंने चित्तौड़ का कार्यभार देके स्वयं गोगुंदा के अंतर्गत चला जाता है। अब जब अकबर ने आक्रमण किया तो इसकी सेना का जो नेतृत्व किया उदय सिंह की, वो जयमल और फतेह सिसोदिया ने किया था। और अंत में ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं और यहाँ पे जो जोर है वो जोर करते हैं फतेह की पत्नी, फतेह की पत्नी जिसका नाम है फूल कंवर। फतेह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पे होता है, जोर होता है, और ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। सन 1568 आक्रमण अकबर ने 67 में किया, 2-3 महीने घेरेबंदी रही थे और ये फरवरी के अंतर्गत ये घटना घटती है। तो डेट जो आगे अगले साल लग जाता है 1568, तो आप इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। तो ये चित्तौड़ के प्रमुख शाखे हुए थे। बाद में अकबर ने जयमल फतेह से प्रभावित हुए और उन्होंने जयमल फतेह की जो मूर्तियाँ वो आगरे के किले पे लगाई। वर्तमान में ये जयमल फतेह की जो मूर्तियाँ है वो जूनागढ़ किले पे लग रखी है, जो राय सिंह ने लगाई थी। जूनागढ़ के शासक, बीकानेर के शासक राय सिंह ने वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ लगा रखी है। तो यह भी आप इसमें ध्यान रखिए। बाकी इनकी चर्चा अपने इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम में करेंगे। तो ये अपना चित्तौड़गढ़ किला पूरा हो जाता, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजस्थान के 6 किले हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जब सारे दुर्ग अपने हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से किले यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है और किस किले की श्रेणी क्या है, उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं प्रत्येक किला के साथ में इसकी श्रेणी नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ उनकी श्रेणियाँ, जैसे गिरी श्रेणी में कौन कौन से किले आते हैं तो एक साथ लिख लेंगे, जिससे आपको एग्जाम में प्रश्न में आसानी भी रहेगी। क्योंकि वहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से बन के आएगा कि निम्न में से कौन सा गिरिदुर्ग है या नहीं है, तो आपको पता रहेगा कि ये किला है। चित्तौड़गढ़ किले की एक और विशेषता है, इसकी अगर आकृति आपसे पूछ ले, इसकी आकृति तो वेल मछली के समान इसकी आकृति है। ध्यान रखना, तो वेल मछली के समान इसकी आकृति है, ऐसा इसके अंतर्गत पूछा जाता है। अब ध्यान रखें, और राजस्थान के जो किले हैं वो अपने अगले पार्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा जो अपना वीडियो है, इसको आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। चित्तौड़गढ़ किला थोड़ा वीडियो बड़ा बना है, आगे अपन ध्यान रखेंगे। और अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।